हेलो गाइस, वेलकम टू दी आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 2 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। तो काफी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज, 2-3 आर्टिकल आए हैं, डिस्कस करेंगे उन्हें अच्छे से। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल आ रहा है गाइस, ईरान न्यूक्लियर डील को लेके, द वाइटल बट डेलिकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ईरान डील। तो गाइस जिनको भी नहीं पता है कि ईरान डील क्या थी, इसको कई नाम से जाना जाता है। कि ईरान डील के नाम से जाना जाता है, PS5+1 के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको यूएस ईरान डील के नाम से भी जाना जाता है, इसको GSPO के नाम से भी जाना जाता है। GSPO क्या है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और जिनको भी इसके बारे में नहीं पता, ये आर्टिकल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे क्या क्या हुआ। ओके, तो मैं भी आपको बताऊंगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा अच्छे से, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस आर्टिकल को, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जरूर देखिएगा वीडियो को पूरा। टाइम इज रनिंग आउट फॉर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रसल्स टू टेक अ लीड रोल। तो इनका कहना है कि भाई जो बाइडेन जी की एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम निकलता जा रहा है, तो इनको जल्दी से जल्दी जो है ईरान न्यूक्लियर डील, इसको सही करना पड़ेगा। तो पहले तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि ईरान न्यूक्लियर डील बेसिकली थी क्या। ओके, तो भाई ईरान, आप जानते हैं ईरान जो है यूरेनियम का बहुत ही बड़ा सोर्स है। एक ईरान में यहाँ पे यूरेनियम वगैरह जो है, न्यूक्लियर मटेरियल है, बहुत ज्यादा रिच मात्रा में पाया जाता है। तो ईरान जो था भाई बहुत सारी, मतलब कि यूरेनियम का स्टॉक कर रहा था, निकाल निकाल के उसको एक साथ कर रहा था। तो भाई सारे वर्ल्ड के देशों को यहाँ पे चिंता हो गई कि भाई ईरान के पास इतना यूरेनियम है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, इसे न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। तो सारे देशों को चिंता हो गई कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने हमला वगैरह कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो भाई इसके उस समय जो यूएस में प्रेसिडेंट्स थे हमारे, मिस्टर बराक ओबामा थे। तो बराक ओबामा ने और बाकी सभी देशों ने क्या सोचा कि भाई इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं कि भाई आप इतना ही यूरेनियम निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने क्या किया भाई, अगर किसी भी देश को किसी तरह से रोकना है तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर वार करना चाहिए, उसकी आर्थिकता के ऊपर वार करना चाहिए। तो भाई सभी देशों ने मिलकर जो था ईरान के साथ ट्रेड बंद कर दिया कि हम किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे ईरान के साथ, तो ये अपने आप झुक जाएगा। तो भाई जब किसी भी देश के साथ कोई ट्रेड नहीं होता तो देश झुकने लग जाता है। ऐसा ईरान के साथ हुआ। तो तब इन्होंने एक यहाँ पे डील साइन की कि भाई ईरान जो है इतनी मात्रा में ही न्यूक्लियर मटेरियल निकालेगा, इससे ज्यादा नहीं निकालेगा। और वो डील अच्छे से चल रही थी इनकी। जब प्रेसिडेंट थे हमारे ट्रम्प, जो ओबामा जी थे हमारे ट्रम्प, तब इनकी ये डील हो गई, अच्छे से चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। तो तभी भाई एक बात क्या होता है, जब आए एकदम से सत्ता में आए ट्रम्प साहब, जिनके जीतने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जीत गए। तो वो सत्ता में आए, उन्होंने पहले भी अपनी कैंपेनिंग में भी ये बोला था कि भाई जो ईरान है मुझे इससे बहुत हेट है, ये जो डील हुई है मुझे ये भी सही नहीं लगती, और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बनूंगा मैं इसको हटा दूंगा। और वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने यूएसए को यहाँ पे इस डील में से पुल आउट कर लिया, यूज उनको निकाल लिया। और जितने भी एलाइज थे उनके साथ, जैसे कि इंडिया वगैरह हो गया, और भी जितने भी एलाइज हैं, उनको भी बोल दिया कि भाई आप ईरान के साथ कोई भी डील वगैरह नहीं करोगे, अगर आप डील करोगे तो आपको यूएस की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। तो बाकी सभी का भी व्यापार बंद हो गया। इंडिया का भी, यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करता था ऑयल बहुत सारा ईरान से, तो वो भी सब कुछ बंद हो गया, इंडिया का उससे ऑयल इंपोर्ट करना, तो वो सब भी बंद हो गया। जैसे आप जानते हैं छावड़ा पोर्ट वाला मामला भी हमारा चल रहा था वहां पे, वो भी सब कुछ बीच में रुक गया। तो ऐसा हुआ जब ट्रम्प साहब आए, उन्होंने यूएस को निकाल लिया, तो वो सब कुछ हो गया, ट्रेड वगैरह बंद हो गया। ईरान में जो है इकोनॉमी भी काफी अफेक्ट हो गई इससे। तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरे देश थे, बाकी 5 देश जो हैं, PS5 जो है हमारे, लाइक यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रशिया हो गया, इन सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि भाई हम जो है हम अपना व्यापार करेंगे। ये यूएस ने जो किया है इनके साथ वो गलत किया है। ये अच्छी बड़ी डील चल रही थी, लेकिन इन्होंने आके यूएस को बाहर निकाल लिया और हमको भी बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे भाई। उन्होंने क्या किया, 2018-19 में एक ऐसा लाए, इंस्टेक्स नाम का एक वो लाइक, उन्होंने कहा यूएस, लेकिन यूएस ने साफ कह दिया था कि भाई अगर आप डील करनी है तो आप यहाँ पे डॉलर में इनके साथ डील नहीं कर सकते। तो आपके साथ जो इंटरनेशनल डील होती है गाइस, आप सभी को पता होगी कि डॉलर में ही होती है बेसिकली। तो यूएस ने कह दिया था कि भाई अगर ईरान के साथ कोई डील कर सकता है तो डॉलर से नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक अपना सिस्टम निकाला बाकी देशों ने, जिसका नाम था इंस्टेक्स।
इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, कि भाई हम पैसा नहीं देंगे, लाइक अगर मैंने कोई चीज लेनी है किसी मान लीजिए दुकानदार से, तो मैंने उसको जैसे गेहूं वगैरह दे दिया, कनक वगैरह दे दी, कोई और चीज दे दी, पैसे नहीं दिए, तो इस हिसाब से उन्होंने एक ये चीज साइन की कि भाई हम ऐसे यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे कि हम आपको कोई चीज दे देंगे, आप हमें कुछ चीज दे देंगे, तो ऐसे हमारा व्यापार चल जाएगा डॉलर के बगैर। लेकिन इस स्कीम को वो अच्छे से कैरी नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका ये जो है इसका ईरान के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट गया। तो उसके बाद ये आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैसे ईरान ने उसके बाद क्या किया, जिसके बाद ये हुआ, उसके बाद बाइडेन जी की प्रेसिडेंसी आई। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। मैंने आपको सारा पास्ट बता दिया इसका कि कैसे कैसे ये डील में क्या क्या हुआ, कैसे डील साइन हुई, कैसे क्या हुआ। ओके, तो शुरू करते हैं इस आर्टिकल को, इंटरेस्टिंग लेने वाला है काफी। Of all the foreign policy challenges facing the Joe Biden administration, none is more critical than salvaging the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPO), जिसके बारे में आपको पता है, और the Iran nuclear deal भी कहा जाता है इसे, that has been unraveling over the last 3 years when Donald Trump discarded। तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई जो बाइडेन जी चाहे हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो कह भी रहे हैं कि हम इस डील में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, मतलब कि कोई बड़े एफर्ट्स नहीं किए जा रहे जिसके ये बात जो है, ये काम जो है जल्दी हो जाए। बेसिकली ये राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वही जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई। JCPOA वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन फ्रॉम 2013 एंड 15 बिटवीन ईरान एंड P5+1। P5 गाइस जो परमानेंट कंपनीज हैं, और एक जो है यहाँ पे जर्मनी जो है यहाँ पे, वहां उसको यहाँ पे नाम रखा गया है। ओके, तो ये सभी देशों के बीच में टॉक्स हुई, यहाँ टॉक्स वगैरह हुई, सब कुछ हुआ यहाँ पे। तो एक JCPOA नाम की डील साइन हो गई कि भाई जो है बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी यहाँ पे जो है ईरान जो है इतना यूरेनियम को निकालेगा, इतना यूरेनियम रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। तो वो यूरेनियम ईरान ने कहा कि भाई हम ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसे, हम सब कुछ सही। तो सब कुछ हो गया वहां पे, पैक्ट वगैरह साइन हो गया, डील वगैरह साइन हो गई, ईरान भी मान गया, सभी मान गए, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी सत्ता में आए ट्रंप साहब ने सब कुछ बिगाड़ दिया, यहाँ पे यूएस को बाहर निकाल लिया, बाकी देशों का भी ट्रेड बंद करवा दिया, तो ईरान को यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो ईरान को भाई यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम। तो ईरान ने तब क्या किया भाई, ईरान ने यहाँ पे जो है जो यूरेनियम का इनरिचमेंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो यूरेनियम को यहाँ पे और स्टॉक करने लग गया ईरान। उसने सारे देश को, मतलब कि इस वर्ल्ड को डराना चाहा कि भाई हम यूरेनियम निकाल रहे हैं पूरा, तो मतलब कि हम न्यूक्लियर हथियार वगैरह बना रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, डराने की कोशिश की। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने पूरे देश को मतलब कि डराने की कोशिश की, तो आपने यूरेनियम का इनरिचमेंट बढ़ा दिया पूरा, ये सब कुछ कर दिया। तो on the nuclear front beginning in May 2000, Iran began to move away from JCPOA constraints in incrementally exceeding the ceilings of 30 kg low enrichment uranium, 130 MT on heavy water, raising enrichment levels from 3.67% to 4.5%। तो इन्होंने इनरिचमेंट लेवल था जो यूरेनियम का, वो 3.67% से 4.5% बढ़ा दिया, ताकि वो देश को डरा सकें, ताकि सभी लोग जो है इनके साथ ट्रेड शुरू कर सकें। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उसके बाद वहां पे जो आप जानते हैं कोविड-19 आ गया। तो दिस केम ऑन द टॉप ऑफ कोविड-19 दैट अफेक्टेड ईरान बैडली। इसने ईरान को बहुत ही बैडली से अफेक्ट किया, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पहले से ही नीचे चल रही थी, विच हैड ओवर 1.6 मिलियन इन्फेक्शंस, मोर देन 60,000 डेथ्स, एंड Iranian economy contracted by 7% in 2019 and another 6% in 2020। तो उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इन mid-20 ईरान वाज शेकन बाय series of unexplained fires and blasts at number of sensitive sites including one at नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड अनदर एज। उनमें और भी कई इवेंट हुए, लाइक फायर हुए, अनएक्सप्लेन्ड फायर्स हो गए, ब्लास्ट हो गए कई जगह पे, जिससे उनकी इकोनॉमी काफी यहाँ पे प्रभावित हो गई। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2018 या 19 में उन्होंने इंस्टेक्स नाम का एक लाया था, बाकी सब देशों ने मिलकर कि भाई यूएस ने ये गलत किया, हम इनके साथ ट्रेड करेंगे। उन्होंने इंस्टेक्स नाम का एक नया पैक्ट लाया कि हम इससे थ्रू ट्रेड करेंगे, लेकिन वो भी इतना काम नहीं आया, क्योंकि वो अच्छे से उसको रेगुलेट कर नहीं पाए, तो जिससे कि ईरान को ज्यादा फायदा हुआ नहीं। तो अभी ये सब कुछ इश्यू चल रहा था, तो अभी बाइडेन जी की सरकार आई, तो बाइडेन जी ने कहा कि भाई हम यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील में वापस जाएंगे। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे पॉजिटिव बातें बताई कि हम जाना चाहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी कोई भी इतने बड़े एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं कि जिससे कि वो जल्दी से उस डील में जा सकें। तो अभी यहाँ पे राइटर का कहना है, तो the Biden administration made a good start by appointing Robert Malley as the US Special Envoy for Iran, but he will need help।
कि यहाँ पे यूएस ने स्पेशल एनवॉय तो एक अपना अपॉइंट कर दिया है ईरान के लिए, बट उसको भी एक हेल्प चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स अलोंग मल्टीपल ट्रैक्स आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर। तो दोनों देशों को कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि दोनों देशों को मतलब कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो सके, अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया जा सके। ओके, रिलीज ऑफ, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो है ईरान को क्या करना चाहिए इसमें, रिलीज ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन नेशनल करेंसी इन कस्टडी इन ईरान वुड हेल्प। तो ईरान को जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के जितने भी लोगों वगैरह को या कितनों भी कैद किया हुआ है, तो उनको इनको छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव जेस्चर आएगा इनकी तरफ से, तो जो कि अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएगा। तो इसके यहाँ पे बिहाफ में यूएसए क्या कर सकता है, ईरान ने क्या किया हुआ है गाइस कि अपनी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए इन्होंने आईएमएफ फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पैसे के लिए, उधार पैसे के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यूएस मिलके उस यहाँ पे फंड को बेसिकली उस उधार को क्लियर करवा सकता है, जिसके इनको पैसे मिल जाएंगे और इनको कोविड-19 की वैक्सीन भी मिल जाएगी। तो ऐसे दोनों देशों की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर आएगा, जिसमें कि जेसीपीओ जो डील है इसमें यूएस फिर से इजिली एंटर हो पाएगा। ये यहाँ पे राइटर का कहना है। If not with Iran, the US should share with E3 and EU या 45 to 60 days time frame of progressive restoration of sanctions relief। तो अगर यहाँ पे यूएस ये भी कर सकता है कि 45-60 दिन का यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है दूसरे देशों के साथ मिलके यहाँ पे डिसाइड कर ले कि भाई इन 45 से 60 दिनों में हम ये सब कुछ करने हैं, जो सैंक्शन है इनको रेस्टोरेशन करने के लिए, ठीक है, ये सब कुछ हम स्टेप्स उठा रहे हैं, अगर ये सब कुछ सही हुआ तो हम इस डील में फिर से एंटर हो जाएंगे। तो ऐसा एक यहाँ पे जो है एक प्लान बना के वो दूसरे देशों के सामने रख सकता है। तो ऐसे क्या होगा कि कोई ना कोई यहाँ पे एक स्टेप्स लिए जा रहे हैं यूएसए के द्वारा कि उस डील में एंटर हो सके। ये यहाँ पे राइटर का कहना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो राइटर ने बताया है, जो पास्ट में क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है। ओके गाइस, इसको जरूर पढ़िएगा, मैं रिकमेंड करूंगा आपको आर्टिकल को, काफी अच्छा आर्टिकल है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है गाइस वो आ रहा है कोल्ड कंफर्ट, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने वही उठाए हैं आपके लिए। कोल्ड कंफर्ट, पाकिस्तान अवॉइडेड द ब्लैक लिस्ट बट इट शुड एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेरर। तो अभी गाइस FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक यहाँ पे लिस्ट आई थी, ग्रे लिस्ट, उसमें इन्होंने पाकिस्तान को रखा है। इन्होंने ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा लेकिन ग्रे लिस्ट में रखा है। और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है गाइस, अगर कोई भी देश इस लिस्ट में रहता है और उस देश को कोई दूसरा देश पैसा देता है, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो पैसा लेने वाला देश है वो यहाँ पे इस पैसे को टेरर फंडिंग के लिए यूज कर सकता है। ये होता है ग्रे लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई देश ब्लैक लिस्ट में उसको कोई पैसा देता है तो वो डेफिनेटली वो देश इसको टेरर फंडिंग के लिए ही यूज करेगा। ये मतलब है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का। तो अभी FATF ने यहाँ पे पाकिस्तान को भाई ग्रे लिस्ट में रखा है जून 2021 तक। इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पे इन्होंने थोड़े से यहाँ पे बेसिकली काम दिए थे 27-28 काम करने को, कि अगर आप ये पॉइंट्स को यहाँ पे सही करते हो तो हम आपको यहाँ पे इस ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट से निकाल देंगे। तो इन्होंने थोड़े से काम तो किए लेकिन 6-7 पॉइंट रह गए वहां पे, तो इन्होंने उनको अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा कि भाई अगर आप इन पॉइंट को भी पूरा करते हो तो हम आपको ग्रे लिस्ट से भी निकाल देंगे। ये यहाँ पे इनका कहना है। और गाइस एक और प्रॉब्लम ये है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ते हैं आपको, इसी में बताता हूं मैं। The Paris-based 39-member Financial Action Task Force has decided once again to keep Pakistan on its grey list of countries under increased monitoring, giving it another 3 months to complete its commitment। इन्होंने 3 मंथ और दे दिए हैं यहाँ पे पाकिस्तान को। इन्होंने कहा कि जून 2021 तक हम आपको ग्रे लिस्ट में रखेंगे, आप इन टास्क को पूरा किए जो हमने कहे हैं आपको, हम आपको इससे निकाल देंगे। आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दैट लिस्ट इन 2015, पाकिस्तान वाज पुट बैक ऑन इट ऑन जून 2018। तो 2015 में पाकिस्तान को इस लिस्ट में से निकाल लिया गया था, लेकिन 2018 में एक बार फिर से इसको इसमें डाल दिया गया एंड हैंडेड अ 27 पॉइंट एक्शन लिस्ट टू फुलफिल। तो 27 पॉइंट की एक एक्शन लिस्ट दे दी गई इनको, जो इनको पूरी करनी थी। ऑन थर्सडे FATF प्रेसिडेंट, जो FATF के प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, अनाउंस दैट ऑल्दो पाकिस्तान हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, कि पाकिस्तान ने काफी प्रोग्रेस की है, इट हैड 3 रिमेनिंग पॉइंट, इनके अभी भी 3 पॉइंट्स रह गए आउट ऑफ 27 that were only partially addressed, not apply all in the area of curbing terror financing। तो इन्होंने अच्छे से अप्लाई नहीं किया है। The body listed the remaining task, इन्होंने टास्क बताई वो क्या क्या थे, ये आप पढ़ लीजिएगा जो जो भी टास्क थे।
ही आल्सो साइटेड अ रीसेंट रिपोर्ट दैट कैलकुलेटेड, यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान का कहना था यहाँ पे कि भाई पाकिस्तान ने यहाँ पे 38 बिलियन लूज किया है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स टाइम ऑन द ग्रे लिस्ट 2008 टू 2015 एंड 2018 टू द प्रेजेंट। तो पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहने के कारण बहुत सारा पैसा लूज किया है 38 बिलियन। गाइस ये पैसा कैसे लूज किया मैं आपको बताता हूँ। जो भी देश गाइस ग्रे लिस्ट में रहता है ना, तो उसको किसी भी चीज देश से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लोन जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लाइक जैसे कि अगर बैंक में आप किसी को पैसा ले लिया, आपने पैसा वापस नहीं किया, तो बैंक आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देगा। तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा जब आप डिफॉल्टर लिस्ट में होंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये है। उसके बाद क्या हुआ, The FATF decision coincides with the first signs of thaw between India and Pakistan since 2006। तो अभी भाई पाकिस्तान ने थोड़ा सा अच्छा काम भी किया है, उन्होंने इंडिया के साथ टॉक्स अपने रिस्टोर की हैं, इंडिया के साथ फिर से बातचीत शुरू की है। ये तो बाद की बात है कि ये वो दिखावे के लिए कर ले हैं या इंटरनली उनके अंदर से आ रहा है। ओके, तो इंडिया के साथ अभी उन्होंने टॉक वगैरह शुरू की, तो टॉक वगैरह शुरू तो की है इन्होंने, लेकिन ये नहीं पता कि अभी ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इनको ग्रे लिस्ट में इन्होंने रखा है कि इन्होंने जो 3 पॉइंट है उनको अच्छे से डिस्कस नहीं किया। ये दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस, FATF की लिस्ट के बारे में था जो हमने डिस्कस कर लिया। पढ़िएगा एक बार जरूर, आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहने वाला है। एक नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है गाइस, ये भी काफी नॉलेजेबल आर्टिकल है, काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे। मास्टर एंड द रोस्टर। तो बेसिकली मास्टर एंड द रोस्टर कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अभी रंजन गोगोई हैं, उनके बारे में यह आर्टिकल है। द कॉलेजियम सिस्टम हैज फेल्ड टू कीप एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एट बे। तो ये मामला है इसमें शुरू से बता देता हूं आपको। जिस टाइम हमारे जो थे एक दीपक मिश्रा जी थे हमारे चीफ जस्टिस, तब यहाँ पे रंजन गोगोई जी ने यहाँ पे उनके ऊपर थोड़े से इल्जाम लगाए थे वगैरह कि भाई ये यहाँ पे मास्टर एंड दी रोस्टर बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी उनके टाइम जो उनका टेन्योर चल रहा था उसमें जो है इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भाई मनमानी हो रही है, कोई भी केस किसी को भी दिया जा रहा है, ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो ये इनका कहना था। बेसिकली गाइस मास्टर एंड दी रोस्टर का मतलब क्या होता है कि ये सब कुछ अब चीफ जस्टिस के हाथ में आ जाता है कि भाई कौन सा केस कौन से जज को देना है, किनको देना है, ये सब कुछ उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन अभी राइटर इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी रंजन गोगोई जी के टेन्योर में भी ये सब कुछ चल रहा है, जैसे जो इन्होंने इल्जाम लगाए थे यहाँ पे दीपक मिश्रा के ऊपर, वो सब इनके टेन्योर में भी हो रहा है। जैसे इनके ऊपर खुद रंजन गोगोई के ऊपर कई चार्जेस चल रहे थे, एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा था, बाबरी मस्जिद में भी इनका इंक्लूडमेंट था, वो सब कुछ केस थे। तो इन्होंने मनमानी वगैरह की। तो राइटर का कहना है कि भाई यहाँ पे तो वैसे ही चल रहा है जैसे इन्होंने आप यहाँ पे दीपक उनके ऊपर जो आपने चार्जेस लगाए थे, आप जो इल्जाम लगाए थे, वो सब आपके टेन्योर में भी चल रहा है। तो भाई ये कॉलेजियम सिस्टम लाने का फायदा क्या हुआ? तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस इंदिरा गांधी के टाइम क्या था, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चल रही थी तो उन्होंने ट्राई किया कि जो अपना पसंद का जज है या कुछ भी है उनको ये यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दें ताकि हेल्प वगैरह हो सके वो सब कुछ करने के लिए। उन्होंने अपना मनपसंद जज को चीफ जस्टिस बनाने का ट्राई किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, भाई ऐसे तो भाई कोई भी मिनिस्टर कुछ भी कर लेगा, तो इन्होंने अपना एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया कि भाई 3-4 यहाँ पे जो है सीनियर जजेस हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एक कमेटी बनेगी, वो 3-4 नाम आगे करेंगे खुद से, एक डिस्कशन के बाद वो 3-4 नेम्स को आगे करेंगे, गवर्नमेंट को भेजेंगे कि भाई ये सारे 3-4 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के काबिल हैं। तो गवर्नमेंट उस चीज को रोक नहीं सकती। गवर्नमेंट लाइक एक बार ये कह सकती है उनको कि भाई ये नाम सही नहीं है, आप इसके पुनर्विचार कीजिए। अगर फिर से वही नाम आते हैं तो उनको ये चीफ जस्टिस उनको ही अपॉइंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इस चीज को नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे जो थी बेसिकली पावर जो हाथ में आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, ये काफी अच्छी बात थी कि जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे जजेस यहाँ पे सरकार से, कि वो जो उन्होंने कह दिया वैसा होगा, ये काफी अच्छी बात थी। लेकिन भाई ये सब कुछ जो राइटर का कहना है यहाँ पे, ये सब कुछ किया गया था यहाँ पे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बेसिकली, ताकि किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो यहाँ पे। जो बेसिकली जो है जो सुप्रीम कोर्ट का वर्क है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, सब कुछ जजेस के हाथ में हो। ये तो काफी अच्छा सिस्टम रहा कि भाई कॉलेजियम सिस्टम लाया गया, जो सही जज है उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़े से प्रॉब्लम्स और आ रहे हैं, इंटरफेरेंस अभी भी हो रहा है उनके काम में। और जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जहां पे राइटर ने जो दो मेन प्रॉब्लम इंडिकेट किए हैं इस आर्टिकल में गाइस, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सब कुछ आर्टिकल उनके ही विचार हैं, मेरा कोई विचार नहीं है इसमें। तो जो 2 मेन यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहे हैं उनमें से एक पॉइंट था यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब।
कि भाई जो चीफ जस्टिस है इंडिया का वो यहाँ पे रिटायर होने के बाद क्या करेगा, उसकी इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरा जो इन्होंने कहा, वो कहा कि चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ का रोस्टर ना बनाया जाए, जो मास्टर एंड दी रोस्टर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना बनाया जाए, कि उनका डिसीजन होता है कि भाई कौन सा केस किसको देना है, ये एक आदमी के ऊपर ना छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 3-4 जजेस मिलकर डिसाइड करें कि कौन सा केस किसको देना है, तभी उस बंदे को वो केस दिया जाए। यहाँ पे एक बंदे के हाथ में सारी पावर ना दी जाए। तो ये 2 प्रॉब्लम इन्होंने डिस्कस बताई हैं राइटर ने इस आर्टिकल में। तो इसके इन्होंने यहाँ पे सोल्यूशन भी बताई है, सजेशन दी है बेसिकली अपनी, यहाँ पे राइटर ने अपनी सजेशन दी है कि इनका यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इन्होंने कहा पहली प्रॉब्लम का तो इन्होंने सोल्यूशन दिया है भाई कि जो रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग पीरियड दे दिया जाए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको, कि भाई ये रिटायर होने के बाद 5 साल तक ये कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी जॉब वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते ये 5 साल तक। तो 5 साल तक कैसा, तो ऐसा क्यों कहा राइटर ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा क्या होगा गाइस, अगर 5 साल तक वो कोई जॉब करेंगे नहीं तो कोई 5 साल तक उनका इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाएगा। जो उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह के भाई रिटायर हुए हैं, इनका वो कुछ इन्फ्लुएंस होता है ना बंदे का थोड़ा बहुत, तो वो इन्फ्लुएंस 5 साल में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगर वो कोई जॉब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो एक कूलिंग पीरियड मिल जाएगा बेसिकली आफ्टर दी जॉब। तो ये यहाँ पे सोल्यूशन दिया है राइटर ने। और दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई जो मास्टर एंड दी रोस्टर वाला काम है वो हटा दें। ये यहाँ पे 3-4 जजेस को मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा केस किसको देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। ये सब कुछ इसी का आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मेन पॉइंट इसमें क्या थे कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको मास्टर एंड दी रोस्टर ना बनाया जाए। सभी जो मास्टर एंड दी रोस्टर क्या होता है कि जो सारी पावर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चली जाती है कि भाई कौन सा केस किसको देना है, ये सब कुछ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। 3 आर्टिकल थे, काफी अच्छे आर्टिकल थे, पूरी तरह डिटेल में डिस्कस किए मैंने आपके साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। अच्छे न्यूज कुछ खास थे नहीं आज, आप पढ़ लीजिएगा एक बार फ्रंट पेज में आपको बता देता हूँ। एक वैसे वैक्सीन के बारे में आया है, इतना कुछ खास नहीं है। तो 25 लाख साइन अप फॉर कोविड जैब ऑन डे 1 ऑफ एक्सपेंडेड रोल आउट। तो 25 लाख यहाँ पे साइन अप कर चुके हैं इस कोविड-19 के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कोविड-19 लगवाई मोदी जी ने यहाँ पे। तो इनका ये भी कहना था, कुछ चल रहा था कि भाई हमें तो कुछ पता भी नहीं लगा वैक्सीन कब लग गई, ये सब कुछ कहना था इनका। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे आर्टिकल गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस।